हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कर व्यवस्था युगों युगों से शासन की आधार स्तंभ रही है। प्राचीन काल में शासकों और राज्यों को उनकी कर प्रणाली के आधार पर आंका जाता था। किसी राष्ट्र का कर ढांचा न्यायपूर्ण, दक्ष, ईमानदार और समतामूलक होना चाहिए। प्रशासकों के रूप में आपका प्रमुख कर्तव्य यह सुनिश्चित करने का है कि हमारे देश में चाहे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण हो, चाहे स्कूल और अस्पतालों का निर्माण हो और प्रतिरक्षा और सुरक्षा आदि का मामला हो, राष्ट्रीय विकास के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को वित्त प्रदान करने के लिए कर संसाधन उपलब्ध हों। आपको अपना कर्तव्य इस प्रकार निभाना होगा जिससे करदाताओं को कम से कम परेशानी के साथ निष्ठापूर्वक कर अनुपालन को प्रोत्साहन मिले। गांधी जी स्वदेशी पर बहुत जोर दिया करते थे। उनके लिए यह भारतीय प्रतिभा और संवेदनशीलता के बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम था। वे दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रचलित चिंतन धाराओं के बारे में सजग थे। वे यह मानते थे कि भारतीय सभ्यता के अनुसार हमें पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर नए नए विचारों के लिए अपने मस्तिष्क की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। यह स्वदेशी की उनकी अपनी सोच थी। दुनिया के साथ हमारे संबंधों को परिभाषित करने में हमारी अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक आकांक्षाओं और नीतिगत विकल्पों के चयन में स्वदेशी की यह सोच आज भी प्रासंगिक है। राष्ट्र निर्माण में करदाता आपका साझेदार होता है। करदाता के साथ आपका संपर्क संबंध इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे असुविधा ना हो। जहाँ तक संभव हो उसके साथ आपका संपर्क डिजिटल माध्यमों से हो और इसके लिए आमने सामने संपर्क की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको उन लोगों के साथ कड़ाई से निपटना होगा जो गलत तरीके से अपनाते हैं और कर का भुगतान करने से बचते हैं। इस प्रकार से कर अपवचन से सरकार के संसाधनों पर जोर पड़ता है और सार्वजनिक परियोजनाओं का वित्त पोषण करने में कठिनाई होती है। इसके अलावा कर संरचना को तर्कसंगत बनाना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। समाज में जैसे तैसे जीवन निर्वाह करने की मानसिकता ने काफ़ी नुकसान किया है। फलतः जीवन में उत्साह व आगे बढ़ने की ललक आम लोगों में नहीं पनप पाती। इस प्रकार आम व्यक्ति प्रगति व विकास के प्रति उदासीन रहा है। इस उदासीनता का कारण व परिणाम व्यक्ति का भाग्यवादी होना है। हमारे देशवासी आज भी बुनियादी समस्याओं से ग्रसित है। परंपरावादी दृष्टिकोण के कारण बच्चों के विकास पर ध्यान न देकर उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़कर अपने साथ काम पर लगा देते हैं। फलतः बच्चों की दिशा बदल जाती है। जहां बच्चों के खेलने, पढ़ने, खाने व पीने के दिन होते हैं, ऐसे में बच्चों पर जिम्मेदारी, प्रताड़ना, उपेक्षा, आदेशों की बौछार पड़ने लग जाती है। गरीब के कारण हीनता पनपाती है।
फलतः गरीब लोग अपने जीवन को अंधकार में मानकर चलते हैं। वे जो कार्य कर रहे होते हैं उसी में अपने छोटे छोटे बच्चों को लगा देते हैं। बच्चे भी माता पिता के प्रति लगाव व ममतावश साथ साथ काम करने में अधिक रुचि दिखाते हैं। माता पिता उन कुप्रभावों से अनभिज्ञ होते हैं जो कि बच्चों को श्रम कार्य पर लगाने के बाद बालकों को भुगतने पड़ते हैं। एक गरीब व्यक्ति गरीबी से वशीभूत होकर सब कुछ अपनी नियति मान बैठता है। फलतः बाल श्रमिकों में भी उनके माता पिता द्वारा हीनता के ही संस्कार पड़ते हैं, जिससे सब कुछ सहन करने की मानसिकता बन जाती है। आपके बीच मैं अलग अलग राज्यों और प्रदेशों के युवा भारत की ऊर्जा के रूप में शामिल है। अब भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों के रूप में आपको अपनी गौरवशाली पृष्ठभूमि के साथ मजबूती से जुड़े रहते हुए भी राष्ट्रीय दृष्टि विकसित होगी। आप सब वास्तव में भाग्यशाली हैं कि इस सेवा में चयनित होने से राष्ट्र और इसकी जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है इस अवसर का लाभ उठाएंगे। जी महोदय जी, अब प्रश्न उठता है कि बाल श्रमिकों की समस्या का न्यायोचित समाधान कैसे हो। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि बाल श्रमिकों की समस्या हमारी बुनियादी समस्याओं का कारण व परिणाम है। चूँकि बुनियादी समस्याओं का निदान अल्पकाल में संभव नहीं है, फलतः हमारे जैसे परिस्थिति वाले देश के लिए बाल श्रमिक समस्या का समाधान अल्पकाल में होना असंभव है। किंतु यह संभव है कि इस लंबित समस्या के समाधान हेतु इस सुदृढ़ कार्य योजना तैयार करके इस समस्या पर उचित नियंत्रण लगाया जा सकता है। बाल श्रमिकों की समस्याओं का समाधान मात्र सरकारी कानूनों से नहीं हो सकता। निर्धन लोगों के बच्चों के पुनर्वास की व्यापक योजना भी बनाई जानी चाहिए। देश के स्वाधीनता संग्राम के दौरान हिंदी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख अंग बन गई थी। उस समय से भी लोग हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके उपयोग के प्रश्न को बड़ी गंभीरता से लेते थे और उसके लिए अपना जीवन अर्पित समर्पित करने से भी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जब हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने का प्रश्न आया, तभी से न जाने क्यों अनेक लोगों में हिंदी के प्रति विरोध की भावनाएं उत्पन्न हो गईं और वे इस बात के लिए प्रयास करने लगे कि जैसे भी हो हिंदी आगे न बढ़ सके, जबकि हिंदी भाषा और हिंदी भाषी क्षेत्र देश हित में सदा से ही सबको अपने साथ मिलाकर एक रूप और एकजुट होकर कार्य करने में विश्वास रखते हैं। संविधान की धाराओं द्वारा उच्च स्थान मिल जाने के बाद भी हिंदी में किसी भी क्षेत्र का, किसी भी भाषा का, किसी भी दल का किसी भी प्रकार से कोई विरोध नहीं किया। सभी के सहयोग और सद्भाव की आकांक्षा लेकर वह निरंतर अपने कार्य पथ पर बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ही सही वह आज इस स्थिति में पहुंच गई है कि उसमें न तो शब्दावली की कमी रह गई है, न साहित्य की, न यांत्रिक सुविधाओं की। उसमें सभी प्रकार के भावों की और सभी विषयों की अभिव्यक्ति की क्षमता पूरी तरह से आ गई है। वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, तकनीकी, वाणिज्यिक
प्रशासनिक आदि विषयों पर नित्य ही उसमें नई नई पुस्तकें और पत्र निकलते जा रहे हैं। हिंदी प्रगति के पथ पर आरूढ़ है। यही कारण है कि आज देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो यह सोचने लगे हैं कि विदेशी भाषा की वैशाखी के सहारे देश क्या कभी प्रगति कर सकेगा। वे ऐसा ही अनुभव करने लगे हैं कि वे हिंदी से दूर रहकर न अपने क्षेत्र का और न अपने देश का ही भला कर सकते हैं। विराम।